प्यारे बच्चों, आज शब्द देखिए आप। शब्द किसे कहते हैं? आज अपना प्रकरण है शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों से बने ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। दूसरे शब्दों में ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे संतरा, कबूतर, टेलीफोन, गाय, घर, हिमालय, कमल, रोटी आदि। इन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है। वर्णों के ये मेल सार्थक हैं जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है। घर में दो वर्णों का मेल है जिसका अर्थ है मकान जिसमें लोग रहते हैं। हर हालत में शब्द सार्थक होना चाहिए। व्याकरण में निरर्थक शब्दों के लिए स्थान नहीं है। शब्दों की रचना ध्वनि और अर्थ के मेल से होती है। एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। जैसे मैं, धीरे, परंतु, लड़की इत्यादि। अतः शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे या वर्णात्मक, किंतु व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों का महत्व है जो सार्थक है, जिसका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित है। शब्द और पद, यहाँ शब्द और पद का अंतर समझ लेना चाहिए। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। जैसे पा बड़ा ना धन बड़ी ई बराबर पानी। यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए तो वह पद कहलाता है। इसको बच्चों आप इस तरह भी समझ सकते हो कि कोई भी शब्द जब वह वाक्य से बाहर होता है तो शब्द होता है, और जब उसी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो वही शब्द पद कहलाता है, और हम उसका पद परिचय देते हैं या व्याकरण के अनुसार उस पद का परिचय प्राप्त करते हैं, उस पद की व्याख्या करते हैं। शब्द के भेद, अर्थ, प्रयोग, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कई भेद हैं। जैसे अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द और नंबर 2 निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, जिस वर्ण समूह का स्पष्ट रूप से कोई अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कमल, खटमल, रोटी, सेव आदि। निरर्थक शब्द, जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे राटी, वीठा, ची, वाना, ऊती आदि। सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते। जैसे पानी सार्थक शब्द है और नीपा निरर्थक शब्द है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरा है प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। वाक्यों के मेल से भाषा बनती है और शब्द भाषा के प्राणवायु होते हैं। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, इस आधार पर हम शब्दों को दो वर्गों में बांटते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार आता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, विकार यानी परिवर्तन। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लिंग के आधार पर, जैसे वाक्य हो गया लड़का पढ़ता है, जब इसका लिंग चेंज करेंगे तो हो जाएगा लड़की पढ़ती है। वचन लड़का पढ़ता है और वचन बदलेंगे जब इसका तो हो जाएगा लड़के पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए लड़का शब्द था, यहाँ लड़के हो गया। यहाँ पढ़ता था, यहाँ पढ़ते हो गया। इसके ऊपर वाले में यहाँ लड़का था, इधर लड़की हो गया। पढ़ता था, इधर पढ़ती हो गया। कारक के अनुसार लड़का पढ़ता है, लड़के को पढ़ने दो। तो इस प्रकार से विकारी शब्दों में शब्दों का रूप बदल जाता है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 क्रिया। अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी या अपरिवर्तनशील शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में धन विकारी, यानी जिनमें परिवर्तन ना हो। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे परंतु, तथा, यदि,
धीरे धीरे, अधिक आदि। आविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक। इन सब के लिए कुल मिला के एक शब्द आता है अव्यय। तो अव्यय जितने हैं वो सभी आविकारी शब्द में आते हैं। अब है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज और नंबर 4 विदेशी। तत्सम, तत् माने उसके, सम माने समान, उसके माने संस्कृत भाषा के, हिंदी भाषा की उत्पत्ति जिससे हुई है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति जिससे हुई संस्कृत से, तो संस्कृत के बहुत सारे शब्द हिंदी में आ गए, इसलिए उन शब्दों को, जो शब्द सीधे संस्कृत से हिंदी में आए, उनको कहते हैं तत्सम। तत् माने उसके, सम माने समान, अर्थात हिंदी भाषा के वह शब्द जो सीधे संस्कृत भाषा के शब्दों के समान है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। संस्कृत भाषा के वह शब्द जो हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। दूसरे शब्दों में तत् माने उसके और सम माने समान, यानी वह शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के ले लिए गए हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे कवि, माता, विद्या, नदी, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु आदि। यहाँ संस्कृत के उन तत्समों की सूची है जो संस्कृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। इस प्रकार ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में आ गए हैं। तो जैसे वो संस्कृत में लिखे जाते थे, उसी प्रकार से जब वो हिंदी में लिखे जाते हैं तो उन्हें तत्सम कहते हैं। लेकिन हिंदी भाषा में तद्भव आते आते उनका थोड़ा रूप बदल गया है, इसलिए उनका जो शब्द तत्सम है, उनके बहुत सारे शब्दों का तद्भव रूप भी मिलता है। जैसे आम्र आम, उष्ट्र ऊट, चंचुचोच, त्वरित तुरंत, सलाका सलाई, चतुष्पदिका चौकी, ऊर्ध्ववर्तन उबटन, खरपर खपरा या खप्पर, तिक्त माने तीता, गोमल गोमय गोबर, घोटक घोड़ा, पर्यंक पलंग, भक्त भात, हरिद्रा हल्दी या हरदी, सपत्री सपत्नी सौत और सूची सुई, सत्तु सत्तु और क्षीर का मतलब खीर। तद्भव, तद्भव का मतलब है तद, तद धन भव, तद को फिर और थोड़ा उस तरह करते तो हो जाता है तत्। तत् माने उसके और भव माने उत्पत्ति। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई है, लेकिन जो शब्द संस्कृत के समान नहीं है, उन शब्दों को, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिगड़कर अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद माने उससे, धनभव माने होना, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में आए हैं, वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दुग्ध दूध, हस्त हाथ, कुब्ज कुबड़ा, कर्पूर कपूर, अंधकार अंधेरा, अच्छी आंख, अग्नि आग, मयूर मोर, आश्चर्य अचरज, उच्च ऊंचा, ज्येष्ठ जेठ, कार्य काम, क्षेत्र खेत, जिह्वा जीभ, कर्ण कर्ण, तृण तिनका, दंत दांत दंत दांत और उच्च ऊंचा, दिवस दिन, धैर्य धीरज, पंच पांच, पक्षी पंछी, पत्र पत्ता, पुत्र बेटा, सत सौ, अश्रु आंसू, मिथ्या झूठ, मूढ़ मूर्ख, मृत्यु मौत, रात्रि रात, प्रस्तर पत्थर, शून्य सूना, श्रावण सावन, सत्य सच, स्वप्न सपना, स्वर्ण सोना। ये सभी शब्द, ये शब्द संस्कृत से सीधे ना आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। इसके लिए इन्हें एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी है। सभी तद्भव शब्द संस्कृत से आए, परंतु कुछ शब्द देश काल के प्रभाव से ऐसे विकृत हो गए हैं कि उनके मूल रूप का पता नहीं चलता। तद्भव शब्द के प्रकार। तद्भव शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संस्कृत से आने वाले और नंबर 2 सीधे प्राकृत से आने वाले। आप संस्कृत से आने वाले, प्राकृत से आने वाले 2 अलग हो सकते हैं, लेकिन अपने लिए सिर्फ तद्भव और तत्सम पर ही पूरा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान देने से फिर हम अपने मुख्य विषय से हट सकते हैं। जैसे ये रूप कैसे बदला, यह बताया जा रहा है इसमें। अग्नि, अग्नि और आग, मया, मई, मय, ये किस प्रकार से रूप बदला शब्दों का, कि एक संस्कृत का शब्द था और प्राकृत में आया, थोड़ा सा चेंज हुआ
पाली में थोड़ा सा बदला, अपभ्रंश में थोड़ा सा बदला, फिर यही अग्नि का रूप यहाँ आते आते आग हो गया। एक तरह से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि संस्कृत के शब्द थोड़ा सा कठिन होते हैं और कठिन शब्दों का उच्चारण भी कठिन होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, कठिन शब्दों को लोग सरल रूप में जब थोड़ा बोलते हैं, जैसे बच्चे बोले, कोई और बोला, थोड़ा उसका रूप बदल जाता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वही बदला रूप प्रचलन में आ जाता है और धीरे धीरे जो प्रचलन में आता है उसी को लोग सही मान लेते हैं और वही शब्द एक दिन भाषा में मान्यता प्राप्त कर लेता है। आप इसमें भी देखेंगे, कुछ शब्दों को देखेंगे, मया, मई, मैं, वत्स, वच्छ, वच्चा, वाछा, चत्वार, चतारी और चार, पुष्प, पुष्प और एक फूल हो गया। तो आप देखेंगे जो संस्कृत शब्द थोड़ा सा कठिन है और जैसे जैसे ये प्राकृत से होकर के हिंदी में आते हैं तो इनका रूप थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब अगला है देशज शब्द। देश धन जा अर्थात देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा से हिंदी में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी में अपना लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे चिड़िया, कटरा, कटोरा, खिड़की, जूता, खिचड़ी, पगड़ी, लोटा, डिबिया, तेंदुआ, कटरा, अंटा, ठेठ, ठुमरी, खखरा, चषक, फुनगी, डोंगा आदि। इन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। अपने यहाँ मुगल आए, तुर्क, मुगल, खिलजी वंश, तमाम अंग्रेज, तमाम विदेशी लोग आए और विदेशियों के संपर्क से उनके शब्द भी आए। तो ऐसे शब्द जिनको विदेशी लोग बोलते थे लेकिन जो हिंदी भाषा में समाहित कर लिए गए, उन सभी शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। आज आप देखेंगे कि बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के, फारसी के, हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं। जैसे अंग्रेजी के हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, रेडियो, पेन, पेंसिल, स्टेशन, कार, स्कूल, कंप्यूटर, ट्रेन, सर्कस, ट्रक, टेलीफोन, टिकट, टेबल इत्यादि। इसी प्रकार फारसी के आराम, किनारा, गिरफ्तार, नमक, दुकान, जवान, दरोगा, आवारा, बहादुर, जहर, मुफ्त, जल्दी, खूबसूरत, बीमार, शादी, अनार, चश्मा, गिरह इत्यादि। अरबी असर, किस्मत, दुकान, औरत, जहाज, मतलब, तारीख, कीमत, अमीर, इज्जत, इलाज, वकील, किताब, कालीन, मालिक, गरीब, मदद इत्यादि। तुर्की से तोप, काबू, तलाश, चाकू, बेगम, बारूद इत्यादि। चीनी से चाय और पटाखा। पुर्तगाली कमीज, साबुन, अलमारी, बाल्टी, फालतू, फीता, तौलिया इत्यादि। इस प्रकार से इनमें फारसी, तुर्की, अरबी, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं। अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों को हिंदी ने अपने उच्चारण के अनुरूप या अपभ्रंश रूप में ढाल लिया है। हिंदी में उनके कुछ हेरफेर इस प्रकार हुए हैं। इसमें आप देखेंगे कि शब्द परिवर्तित कैसे हुए, उनका रूप कैसे बदला, ये इसमें दिया गया है। फारसी शब्द, अरबी शब्द, तुर्की शब्द, अंग्रेजी शब्द, पुर्तगाली शब्द और रचना या बनावट के अनुसार शब्द जो होते हैं, इनके बारे में आपको अगली वीडियो में बताएंगे।